जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी अपनी चरण में रखना, हरदम अपनी लगन में रखना। सुख का उजाला हो चाहे दुख का अंधेरा, जो भी हो हरदम अपनी भक्ति में मग्न रखना। सांसों की माला सिमरन का मोती, मन नहीं भटके जपन में रखना। बल्कि जब भी मांगूं आपका ही दर्शन हो, हरदम इसी दर्पण में रखना। जी हाँ संगत जी, हम सभी गुरु जी के संरक्षण में रहना चाहते हैं और अपना कल्याण करना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सिंगल आंटी जो स्वीडन से हैं, उन्हें गुरु जी ने अपने संरक्षण में रखा और उनका कल्याण किया। तो आइए आंटी का सत्संग सुनते हैं। संगत जी, गुरु कृपा का शब्दों में वर्णन करना बहुत कठिन कार्य है। जिस तरह परमात्मा प्रार्थनाओं का फल देते हैं, इस प्रकार गुरुजी के सत्संगों में बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को वरदान और असीम आनंद प्राप्त होता है। मैंने सुना है ईश्वर हमारे कर्म अनुसार परिणाम देते हैं, लेकिन मैंने गुरुजी को अपनी दिव्य ज्योति से हमारे दुष्कर्मों को जलाते हुए देखा है, जिसके फलस्वरूप हम उस कष्ट भरी जीवन से भी उभर सकते हैं जिससे हम वैसे नहीं उभर सकते। गुरुजी के प्रथम दर्शन के समय मैं 11वीं कक्षा में थी। हालांकि मेरा जन्म तो पंजाब में हुआ था, लेकिन उस समय हम नोएडा में रहते थे और मुझे पंजाबी भाषा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए मुझे शब्द या गुरुजी की बातें बिल्कुल समझ नहीं आती थी। संडे गुरुजी के पहले दर्शन पर मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि यह बात मैं बता भी नहीं सकती। अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन पर मुझे वेलकम स्पीच देनी थी। वैसे तो यह मैं हमेशा से ही करती आई हूँ, पर इस बार मुख्य अतिथि बहुत सीनियर ऑफिसर थे। मेरे स्पीच पर सभी उपस्थित गेस्ट ने तालियों की गड़गड़ाहट से मेरी प्रशंसा की। मेरे दोस्त और टीचरों ने बहुत आश्चर्य भरे चेहरों से मुझे बताया कि भाषण देते हुए मुझ में एक परिवर्तन सा दिख रहा था। उससे भी अधिक अचंभा तब हुआ जब मुख्य अतिथि का भाषण मेरे कहे हुए पर आधारित था। अंत में उन्होंने मेरी स्पीच को महत्व देकर उससे ही अपना भाषण समाप्त किया। सबको यह आश्चर्यजनक प्रतीत हुआ, पर मुझे पता था कि गुरुजी की कृपा से ही यह संभव हो सका है। वास्तव में जैसे ही मैंने अपना भाषण प्रारंभ किया, मुझ में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा और मैं अपने शब्दों में उत्तेजना भर सकी। इसके अतिरिक्त मैंने अपने विद्यालय में अनेक बार गुरुजी की पुष्पों की भरी सुगंध का अनुभव किया है। 12वीं कक्षा में पहुंचने पर अध्ययन का महत्व अधिक हो गया था। एक दिन गुरुजी के पास जाते ही उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको बताया कि मैं कॉमर्स की विद्यार्थी हूँ। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स पर प्रश्न कर दिए। उन्होंने मेरे क्रेडिट कंट्रोल पर प्रश्न पूछा, तो उत्तर पता होने के बावजूद मैं बुद्धि शून्य हो गई। यद्यपि उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया, आने वाले समय में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने ये क्या किया था। गुरुजी की चेतावनी से मैं इस विषय पर विशेष ध्यान देने लग गई थी। इसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं तत्पर थी। वर्ष के मध्य में हमारी इकोनॉमिक्स की अध्यापिका चली गई और इस विषय को स्वयं पढ़ना पड़ा। गुरुजी की सावधानी से मैं सटक हो गई थी और बिना किसी कठिनाई के मैंने इस विषय में 97% अंक प्राप्त किए। जैसे जैसे मेरी परीक्षाएं पास आ रही थी, गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाना कम हो गया था, क्योंकि उनके निर्देश थे कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं। 13 जनवरी को उत्तर भारत में लोहड़ी के दिन मैं अपने माता पिता और भाई के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई। दर्शन समाप्त होने से पूर्व या शायद अंतिम दर्शन होने की संभावना थी, तो गुरुजी उस दिन स्वयं प्रसाद वितरित कर रहे थे। जब तक मेरी बारी आई तो चॉकलेट दे रहे थे। प्रसाद वहीं पर समाप्त करना है, ऐसा गुरुजी का आदेश था, किंतु चॉकलेट घर ले जा सकते थे, तो मैंने थोड़ा सा प्रसाद वहीं पर खा लिया और शेष अपने पास रख लिया। जब मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने पहुंची और उनके कमल चरणों को स्पर्श करने झुकी, जब मैं उठ रही थी तो गुरुजी ने अपना स्वरूप निकाला और मुझे दे दिया। मैं बहुत बहुत खुश हो गई, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप तो अमूल्य है। गुरुजी ने उस रात क्या किया था, उन घटनाओं पर घर लौटते हुए चिंतन करने का अवसर मिला। उनके स्वरूप को अपने हाथ में पकड़कर मुझे आभास हुआ कि उसमें गुरुजी की सुगंध आ रही थी और यह परीक्षाएं समाप्त होने तक रही। मैं ये स्वरूप अपने साथ परीक्षा भवन में ले जाती थी। अंतिम परीक्षा समाप्त होते ही उसमें सुगंध आनी बंद हो गई, मानो गुरुजी ने अपने स्वरूप में परीक्षाओं के लिए ही विशेष धारा प्रवाहित की थी। उस रात घर पहुंचने पर जब मैंने अपनी बची हुई चॉकलेट गिनी तो कल 12 थी, यानी प्रत्येक परीक्षा के लिए 2-2 चॉकलेट। गुरुजी के चित्र और इन चॉकलेट के साथ मैंने अपनी परीक्षाएं पूर्ण की। बहुत ही अच्छे अंकों से उत्पन्न होकर दिल्ली के ही सबसे अच्छे महाविद्यालय में से एक में प्रवेश किया।
ऐसे ही एक दिन गुरुजी ने कुछ भक्तों के साथ गुड़गांव के एक होटल में जाने की योजना बनाई और मुझे भी साथ चलने को कहा। कुछ ही देर में हम सब ब्रिस्टर होटल पहुंच गए। गुरुजी का पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित था क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। गुरुजी ने तीव्र गति से होटल का चक्कर काटा और फिर बैठकर सबके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, साथ ही कुछ खाने का ऑर्डर दिया और बाद में आइसक्रीम भी मंगवाई। हमने कभी ना भूलने वाले पल व्यतीत किए जो कि बहुत ही कम संगत को प्राप्त हुए हैं। कार में बैठते समय गुरुजी ने विशेष रूप से मेरी पूछताछ की और यह ध्यान रखा कि मैं सही प्रकार से अपने स्थान तक पहुंच सकूं। गुरुजी ने अपने निवास पर पहुंचने पर मेरे अनुभवों के बारे में पूछा। गुरुजी ने मुझसे यह भी पूछा कि क्या मैंने आइसक्रीम खाई थी। हालांकि गले में कष्ट होने के कारण मैंने आइसक्रीम नहीं खाई थी, तो गुरुजी ने कहा कि अगर मैं आइसक्रीम खा लेती तो मेरा गला ठीक हो जाता। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी ने मेरे गले का कष्ट समाप्त कर दिया था। उस दिन के पश्चात से मेरा गला, जो हर वर्ष में एक बार अवश्य खराब होता था, कभी खराब नहीं हुआ। गुरुजी के संरक्षण और प्रेम की विशेष झलक एक दिन और देखने को मिली। जब हम संगत में शब्द सुन रहे थे और गुरुजी द्वारा प्रसाद वितरण की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो गुरुजी के आदेश पर प्रसाद लाकर उनके पास रख दिया गया। उस दिन गुरुजी ने जहां मैं बैठी थी वहां से प्रसाद बांटना शुरू किया, तो प्रसाद लेने में सबसे पहले बारी मेरी थी। जैसे ही मैंने प्रसाद लिया, उनके पास पहुंची, उन्होंने पंजाबी में यह कहकर कि मैं अपने जन्म दिवस का पूरा आनंद लूं, हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि संगत में किसी को भी मेरे जन्म दिवस के बारे में नहीं पता था और ना ही मेरे परिवार ने कभी किसी सदस्य से डिस्कस किया था। वह मेरा सबसे प्यारा मनमोहन जन्म दिवस रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास करने के बाद मैं कुछ खास नहीं कर रही थी, तो गुरुजी ने मुझे सिम्बोयसिस, जो कि एक प्रसिद्ध और प्रमुख संस्थान है, उससे डिस्टेंस एजुकेशन करने के लिए बोला। उन्होंने यह निर्देश दिया। तो अंतिम समय में मैंने फॉर्म भरकर प्रवेश कर लिया और उस प्रवेश करने में मैं सफल भी रही। परीक्षाओं के लिए मैंने साउथ दिल्ली को अपना एग्ज़ाम सेंटर चुना था, किंतु दुर्भाग्य से मुझे दिल्ली से दूर सेंटर मिला। मेरे पिता ने सेंटर बदलने के लिए आवेदन किया, परंतु पुणे से उत्तर मिला कि एक केंद्र निर्धारित होने के बाद उससे बदलना संभव नहीं है। प्रतिदिन परीक्षाओं के कारण मेरा एक दिशा में 45 किलोमीटर यात्रा करना संभव नहीं था, यानी कि मेरे घर से जो सेंटर था वो 45 किलोमीटर दूर था। इसलिए निर्णय लिया गया कि मैं अपने दादा दादी के पास रहूं, जो उस केंद्र से केवल 10 या 15 किलोमीटर ही दूर रहते थे। नोएडा में उनके पास रहने से मेरा गुरुजी के पास जाना असंभव था। किसी प्रकार से मैंने पहले परीक्षा तो दे दी, किंतु मेरा इतना दुखी मन था कि मैं अपने मन में शेष परीक्षाओं को छोड़ने का बना रही थी और गुरुजी द्वारा किसी प्रकार से स्थिति से निकलने के लिए विनती कर रही थी। उसके पश्चात जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अगले दिन जब सब परीक्षा में मग्न थे, एक अधिकारी ने आकर घोषणा की कि क्या कोई परीक्षा के लिए अपना केंद्र बदलने के लिए इच्छुक है, और उनकी लिस्ट में साउथ दिल्ली सेंटर का नाम भी था। तो मैं छल पड़ी और तुरंत अपना नाम लिखवा दिया। परीक्षा के बाद मैं उस अधिकारी के पास गई ये जानने के लिए कि ये सेंटर कैसे आया, तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा कैंडिडेट्स होने के कारण इस केंद्र पर सीट्स की कमी थी, पर मेरा आवेदन स्वीकार हो गया था। अब मैं परीक्षाएं होते हुए भी गुरुजी के दर्शन कर सकती थी। गुरुजी के अन्यथा और कौन ऐसा कर सकता था। गुरुजी की शक्तियों को समझ पाना हमारी बुद्धि के वश की बात तो नहीं है। उनके कार्य तो ऐसे होते हैं जो दुनिया पलट सकते हैं। एक बार गुरुजी की संगत में बैठे हुए थे तो हमें अर्थक्वेक के कुछ झटके महसूस हुए। पहले तो सब बैठे रहे, पर जब भूकंप कुछ देर तक आता रहा तो कुछ हलचल शुरू हो गई। यह देखकर अटल बैठे गुरुजी ने अपने मोड़े हुए पैरों को पृथ्वी पर रखा तो कंपन तुरंत बंद हो गई। जय गुरुजी। एक दिन गुरुजी कुछ संगत के साथ बड़े मंदिर गए थे। मुख्य द्वार पर निर्माण कार्य प्रगति पर था और सुविधा के लिए एक लकड़ी पर चलकर प्रवेश करना था, किंतु गुरुजी ने गीले सीमेंट पर चलकर प्रवेश किया। हम यह देखकर बहुत अचंभित रह गए कि उनके चलने का भी कोई निशान नहीं था, किंतु जब हम उस स्थान पर हल्की सी उंगली भी लगाएं तो उस पर निशान बन रहे थे। संगत जी, एक बार गुरुजी की शरण में आने पर वह हमारी सब चिंता और वासना कासना सबका निवारण कर देते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव वर्तमान परिस्थितियों तक ही सीमित रहता है। हमें स्वयं की आवश्यकताओं को समझने की बुद्धि भी सीमित ही है। इसके विपरीत गुरुजी को उनका पूरा ध्यान है और उनके लिए वह सल्यूशंस भी ढूंढ देते हैं। गुरुजी ने मेरे विवाह का भी प्रबंध किया हुआ था और मेरी माँ को 6 वर्ष पूर्व ही बता दिया था।
अप्रैल के आरंभ में गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा कि क्या कोई प्रस्ताव आया है। तो गुरुजी को मेरे पिता ने बताया कि हाँ, एक प्रस्ताव आया है जिसके बारे में वो विचार कर रहे हैं, लेकिन गंभीरता से इस पर विचार नहीं हुआ है। पर गुरुजी की इच्छा के अनुसार मेरे पिता ने इस बारे में परिवार में चर्चा की और मेरे होने वाले हस्बैंड जो स्वीडन में रहते थे और 16 अप्रैल को 1 महीने के लिए भारत आ रहे थे, यह निश्चित हुआ कि दोनों परिवार 17 अप्रैल को मिलेंगे। उस दिन जब हमारी पहली भेंट हुई तो कुछ ही देर में पूरा वातावरण खुशनुमा हो गया। सब व्यवस्थाएं इस समय तय हो रही थी और थोड़ी ही देर में हमारे बीच अंगूठी का आदान प्रदान भी हो गया। एक दिन में शादी की तिथि भी निश्चित हो गई। इस महीने की 30 तारीख को विवाह के लिए सब प्रबंध के लिए बड़ी तत्परता से किए गए और निश्चित तिथि को संपन्न भी हो गया। हालांकि गुरुजी विवाह में उपस्थित नहीं थे, किंतु विवाह स्थल में सजावट, वातावरण, भजन आदि व्यवस्थाओं की बहुत प्रशंसा की गई। हर व्यवस्था में गुरुजी की कृपा की झलक दिख रही थी। मेरे पति की मई के मध्य में वापसी थी, क्योंकि उन्हें इससे ज़्यादा अवकाश नहीं मिला था। 15 दिन में मेरा पासपोर्ट और वीज़ा दोनों ही आना नामुमकिन सा था। हमने तुरंत ही स्वीडन की एम्बेसी को आवेदन किया, पर उन्होंने बताया कि सब आवेदन स्वीकृति के लिए स्वीडन भेजे जाते हैं, उसके पश्चात ही यहाँ से वीज़ा दिया जाता है। अतः मेरे पति सुशील को अकेले ही स्वीडन लौटना पड़ा। उनके लिए अपनी यात्रा को और टालना संभव नहीं था। इंतज़ार करते करते 1 महीना बीत गया। स्वीडन में उन्होंने भी एम्बेसी को शीघ्रता से काम करने के लिए बोला, लेकिन आवेदन ऐसा था कि ऐसे लग रहा था कि जून के आरंभ में वीज़ा आ ही जाएगा। मेरी यात्रा की टिकट भी 16 जून के लिए बुक कर दी गई और उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। 16 जून को दूतावास से पता लगा कि वह अभी भी जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं बहुत निराश हो गई, क्योंकि इसका अर्थ यह था कि मुझे 1 सप्ताह और वेट करना पड़ सकता है। मैंने यह सूचना अपने पिता को दी और कुछ ही देर में पुनः प्रयास किया। वहाँ अधिकारी ने जब मुझे मेरा वीज़ा दिया तो बहुत आश्चर्य हुआ। प्रसन्न होकर मैंने यह सूचना अपने पिता को दी। बाद में मेरे पिता ने मुझे बताया कि गुरुजी ने मेरी सूचना आने से 15-20 मिनट पहले ही उन्हें वीज़ा मिलने की बात से अवगत कर दिया था। मैं समझ गई कि उस दिन गुरुजी के हस्तक्षेप के बिना वीज़ा मिलना असंभव था। गुरुजी वास्तव में असीमित प्रेम के स्रोत हैं और उनमें विलक्षण प्रतिभाएं हैं। उन्हें कोई भौतिक अवरोध नहीं रोक सकता। वह त्रिकालदर्शी हैं और अपनी संगत की पुकार पर सब सीमाएं पार कर सकते हैं। स्वीडन से एक वीकेंड हमने पेरिस में बिताने का निर्णय किया। वहाँ जब मैं एफिल टावर की पहली मंजिल पर थी, मुझे अचानक गुरुजी की सुगंध का आभास हुआ। फ़ोन पर मेरे पिता के साथ हुई अगली बातचीत में उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने इस बातचीत की तिथि और समय भी बताया। थोड़ी कैलकुलेशन करने पर पता चला कि जब उन्होंने मेरे पिता से मेरे बारे में पूछा था, उस समय मैं एफिल टावर की पहली मंजिल पर ही थी। गुरुजी के साथ मेरे अनुभवों को शब्दों में पिरोना अत्यंत कठिन है। वो मेरे लिए क्या है और मेरे जीवन में उनका क्या अर्थ है, ये सब कुछ व्यक्त करने के लिए ये करना मेरे लिए संभव ही नहीं है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आप हमारे संबंधों को इस स्वर्णिम वर्षों में दया करते आए हैं, इस प्रकार सदा अपना हाथ हमारे सर पर रखिए। परंतु गुरुजी तो पत्थर को हीरा में बदल सकते हैं, इसलिए गुरुजी पर पूरा विश्वास करिए, अपनी श्रद्धा बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।